भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने जिन्हें सड़क छाप कहा था, क्या वो अब राजनीतिक विकल्प बनने जा रहे हैं? उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के बनने की क्रोनोलॉजी 2027 के लिए ये राजनीतिक विकल्प कितना मजबूत होगा? अभी तक इस विकल्प के कितने कैरेक्टर कितने ज्यादा इम्पैक्टफुल रहे हैं? आइए बात करते हैं उत्तराखंड में बनने वाले तीसरे राजनीतिक विकल्प की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक और अपनी बात कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। 2027 यानी कि 2 सालों के बाद उत्तराखंड में विधानसभा का चुनाव होना है। अब उस चुनाव के लिए उत्तराखंड की 2 सबसे बड़ी पार्टियां यानी कि बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं या फिर जुट जाएंगी। मेनली उत्तराखंड में राजनीतिक टक्कर इन्हीं 2 दलों के बीच में रहती है, बीजेपी और कांग्रेस। क्षेत्रीय दल के रूप में स्थापित उत्तराखंड क्रांति दल लंबे समय से चुनाव के दौरान कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाया। पिछले 1 साल के अंदर उत्तराखंड में जिस तरह का माहौल बना या फिर जिस तरह का माहौल बनाया गया, उससे कहीं न कहीं ये लग रहा था कि उत्तराखंड में तीसरे राजनीतिक विकल्प की तैयारी की जा रही है या फिर उसको तैयार किया जा रहा है। धीरे धीरे इसकी भूमिका बनती गई और कल एक तरह से ऑफिशियली होली से पहले उत्तराखंड की राजनीति में बीजेपी कांग्रेस के अलावा एक तीसरे क्षेत्रीय विकल्प को सामने रखा गया। उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा ये नाम है उस तीसरे विकल्प का जिसकी भूमिका कुछ समय पहले से बांधी जा रही थी। अब ये डिबेट का टॉपिक है कि क्या तीसरा दल या फिर तीसरा विकल्प बीजेपी और कांग्रेस के होते हुए उत्तराखंड में स्थापित हो पाएगा या फिर पहले की कोशिशों की तरह ये विकल्प भी हवाई तबाही हो जाएगा। ये जो मोर्चा बनाया गया है, जिसे राजनीतिक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है, इसकी क्रोनोलॉजी शुरू से मैं आपको समझाता हूँ। इसके एक एक कैरेक्टर, एक एक घटना जहां से इस विकल्प की नींव मजबूत होती चली गई, वो भी आपको बताऊंगा। और फिर ये विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे कि क्या ये नींव मजबूत है या फिर नहीं है। अब समझिए, इस उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा में वो सभी चेहरे आपको देखने को मिलेंगे जिन्होंने पिछले कुछ समय में सरकार की नाक में दम किया था, चाहे वो चुनावी मैदान में हो या फिर जन आंदोलन के रूप में हो या फिर सड़कों पर हो या फिर विपक्ष के रूप में जो काम कांग्रेस नहीं कर पाई वो भी इनके द्वारा ही किया गया। सरकार के खिलाफ जो भी मुद्दा मिलता था उसको दोनों हाथों से लपकने का काम किया गया और सरकार को हर मुद्दे पर घेरने का काम भी इन्हीं के द्वारा किया गया। अब ये सभी लोग मिलकर के जनता के सामने एक विकल्प बनने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष होंगे बॉबी पंवार। लोकसभा चुनाव से ही तीसरे विकल्प की नींव डालने वाले बॉबी पंवार थे। ये इस कहानी के सबसे मुख्य किरदार हैं। बेरोजगार संघ से आंदोलन शुरू करने वाले छात्रों के हितों की बात करते हुए, पेपर लीक और भर्तियों में धांधली को उजागर करते हुए सुर्खियों में आए बॉबी पंवार ने पिछला लोकसभा का चुनाव टिहरी संसदीय सीट से लड़ा था। जब वो चुनाव लड़ ही रहे थे तो किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि वो इतने सारे वोट लेकर के आएंगे, लेकिन जब नतीजे आए तो बॉबी पंवार के वोट उनकी हार को उनकी जीत ही दिखा रहे थे। बड़े बड़े नेता ये कह रहे थे कि ऐसे लड़के कई आते हैं कई जाते हैं और ये सब चुनाव के समय सोशल मीडिया के नेता ही बनकर रह जाते हैं। लेकिन कल के आए इस लड़के ने 1,68,000 से ज्यादा वोट ला करके ये दिखा दिया कि जनता में तीसरे विकल्प की तलाश तो है, बस आप ये लगाइए कि वहीं से ही ये तीसरा राजनीतिक विकल्प देने की तैयारी शुरू हो चुकी थी। उसके बाद दूसरी तरफ भू कानून और मूल निवास के लिए सड़कों पर आंदोलन करने वाले मोहित डिमरी और लुसुन टोडरिया भी इस विकल्प का एक हिस्सा रहे। प्रदेश भर में अलग अलग जगहों पर मूल निवास और भू कानून के लिए लोगों को जागरूक किया गया, रैलियों का आयोजन किया गया, प्रदेश भर में रैलियां निकाली गई। इनकी रैलियों का इतना बड़ा इम्पैक्ट था कि सरकार को इस विधानसभा के सत्र में एक भू कानून लाने पर मजबूर होना पड़ा। हालांकि ये भी डिबेटेबल इशू है कि क्या वो भू कानून जिसको सरकार लेकर के आई है वो मजबूत है भी या नहीं। इन्हीं लोगों के द्वारा निकाय चुनाव में ऋषिकेश नगर निगम के अंतर्गत एक एक्सपेरिमेंट किया गया। दिनेश चंद्र मास्टर को चुनाव लड़वाया गया। जहां बीजेपी का मजबूत गढ़ था वहां पर टक्कर दी गई। हालांकि दिनेश चंद्र मास्टर अपना चुनाव कम मार्जिन से हार गए, लेकिन तीसरे विकल्प की चेतना को और ज्यादा धार दे गए। उससे पहले केदारनाथ विधानसभा का उपचुनाव हुआ था। त्रिभुवन चौहान वहां पर निर्दलीय चुनाव लड़े थे, पत्रकार थे, निर्दलीय चुनाव लड़े थे। इसी ग्रुप का समर्थन उनको मिला। त्रिभुवन चौहान भी चुनाव हार तो गए, लेकिन वोट इतने ले आए जितना कोई उम्मीद नहीं कर रहा था। इसी निकाय चुनाव में इन सभी लोगों के द्वारा कई निकायों में निर्दलीय प्रत्याशियों को समर्थन दिया गया। पार्षद से लेकर के नगरपालिका तक चुनाव लड़वाया गया। वहां इनके कुछ कैंडिडेट जीत करके भी आए। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बॉबी पंवार ने बात भी कही। इस क्रोनोलॉजी से ये बात समझ में आती है कि उत्तराखंड की जनता तीसरा विकल्प देख तो रही थी, लेकिन उन्हें कोई मिल नहीं रहा था, जिसके बाद ये तय माना जा रहा था कि ये सभी लोग आपस में मिलकर एक न एक दिन 2027 से पहले एक राजनीतिक दल तो जरूर बनाएंगे। और उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के रूप में कल एक दल तो इसे नहीं कहेंगे, लेकिन एक संगठन का गठन किया गया। हालांकि अभी से राजनीतिक दल नहीं कहा जा सकता है, लेकिन एक न एक दिन ये राजनीतिक दल जरूर बनेगा, ये बात कह दी गई है। कुल मिलाकर के इस मोर्चा के बनने की हर कहानी
इम्पैक्टफुल है। हर कैरेक्टर, हर आंदोलन का सरकार पर और जनता पर कुछ न कुछ इम्पैक्ट या फिर असर पड़ा है। पिछले 1-1.5 सालों में मेरे हिसाब से विपक्ष इतना हैवी नहीं रहा जितना ये सभी लोग रहे हैं जो आज इस संगठन के अंदर हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव में पॉलिटिकली बीजेपी और कांग्रेस को टक्कर देना मजाक भी नहीं है। उत्तराखंड क्रांति दल, उत्तराखंड रक्षा मोर्चा जैसे कई दल हुए, लेकिन ज्यादा पनपे नहीं उत्तराखंड में। आज भी बात सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस की ही होती है। संसाधन से लेकर संगठन, नेता, कैडर, कई फैक्टर हैं जो कि न्यू कमर के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। और विधानसभा चुनाव में जनता क्या बीजेपी और कांग्रेस के अलावा तीसरे विकल्प पर भरोसा जता पाती है, ये कहना भी मुश्किल ही होगा। इसके लिए जनता का भरोसा भी जीतना होगा। उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा, इस संगठन के लोगों का इम्पैक्ट भले ही पहले बहुत ज्यादा रहा हो, बहुत इम्पैक्टफुल ये लोग रहे हों, लेकिन विधानसभा चुनाव की बात ही अलग होती है। हालांकि आंदोलन से ही निकली पार्टी आम आदमी पार्टी का भी एक एग्जाम्पल हमारे सामने है कि कैसे उसने आंदोलन से निकली हुई एक पार्टी उसने आते ही उस समय कदर मचा दिया था। ये काम क्या यहाँ पर भी हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये लंबी बात है। फिलहाल उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के पदाधिकारियों का कहना है कि इस मोर्चा के माध्यम से नया राजनीतिक विकल्प देने का संकल्प लिया जा रहा है और उत्तराखंड में पिछले 25 सालों के दौरान जो विकास, जो कामकाज होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए हैं। क्षेत्रीय शक्तियां अलग अलग गुटों में यहाँ पर बटी हुई रह गई। इसीलिए इन सभी शक्तियों को एक साथ जोड़ करके भविष्य में एक राजनीतिक दल बनाया जाएगा। 16 मार्च यानी कि आने वाली 16 मार्च से ही पहले चरण में गंगा के उद्गम स्थल गंगोत्री उत्तरकाशी से पूरे प्रदेश में प्रदेश भ्रमण इनके द्वारा किया जाएगा। हम सबको पता है कि ये प्रदेश सादतों के बाद बना है। इस प्रदेश बनने के बाद भी इस प्रदेश में संघर्ष रुका नहीं है। तमाम जो उत्तराखंड के लिए चिंता करते हैं वो लोग, तमाम वो आंदोलनकारी जो चाहते हैं कि उत्तराखंड बेहतर हो, तमाम वो उत्तराखंड का जनमानस जो बेहतरी के लिए लड़ाई लड़ता है, उन लोगों ने राज्य बनने के बाद भी संघर्ष किया है और आज तक संघर्ष कर रहे हैं। और जो राज्य संघर्षों की बदौलत बना हो और जिस राज्य में वर्तमान समय में भी इतना लंबे संघर्ष चल रहे हो हर एक मुद्दे पर, उस राज्य के भीतर सत्ताधारी पार्टी के अध्यक्ष अगर आंदोलनकारियों को सड़क छाप नेता करके बुलाएं तो वो दुख होता है। वो अपमान हमारा ही नहीं जो वर्तमान समय में लड़ रहे हैं, वो अपमान समूचे उन आंदोलनकारियों का है जिन्होंने गोलियां खाई है, जिन्होंने शहादतें दी है, जो इस प्रदेश के लिए लड़ा है। वो चाहे इस प्रदेश के लिए लड़ा हो या प्रदेश बनने के लिए इस प्रदेश के सिस्टम के खिलाफ, इस प्रदेश की बेहतरी के लिए लड़ा हो। अगर इस प्रकार से बयानबाजी करके वो कभी माओवादी कहते हैं, वो कभी सड़क छाप कहते हैं और विधानसभा जैसे पवित्र स्थान पर अगर प्रेमचंद अग्रवाल जैसे नेता पहाड़ियों को, जिस प्रदेश का मूल पहाड़ है, जिससे पूरे देश में पहाड़ी प्रदेश के नाम से जाना जाता है, अगर प्रेमचंद अग्रवाल जैसे नेता, मंत्री यहाँ के पहाड़ के लोगों को साले के रूप में बुलाकर संबोधित करते हैं, गाली देकर संबोधित करते हैं, तो इस प्रदेश का ये दुर्भाग्य है। और 25 वर्षों से क्या हासिल हुआ है ये आप सबके सामने सारा रिजल्ट है। कुछ दिन पहले ही जब गैरसैंण में एक रैली हो रही थी, प्रेमचंद्र अग्रवाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा था, तब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने बयान में इन लोगों को और वहां पर आंदोलन करने वाले लोगों को सड़क छाप नेता कह दिया था। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बॉबी पवार ने इस बयान को भी कोट किया, इसको भी हाईलाइट किया। प्रेमचंद्र अग्रवाल के हालिया में दिए गए बयान को भी कोट किया, उसको भी हाईलाइट किया। आजकल इन दोनों के बयान प्रदेश भर में सुर्खियों में रहे हैं। अग्रवाल के बयान पर तो काफी ज्यादा विवाद भी हुआ, हंगामा भी हुआ, लेकिन असर कुछ भी नहीं हुआ। हवाबाजी तो होती रही कि अब मंत्री हट रहे हैं, तब मंत्री हट रहे हैं, ये मंत्री बन रहे हैं, वो मंत्री बन रहे हैं, लेकिन हुआ कुछ नहीं। प्रेमचंद्र अग्रवाल आराम से अभी भी मंत्री पद पर कायम है, होली मिलन समारोह में जमकर के ठुमके लगा रहे हैं और उनके खिलाफ आंदोलन करने वाले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के शब्दों में सड़क छाप नेता तीसरे विकल्प की तैयारी कर रहे हैं। और कुछ हो न हो, लेकिन आने वाले समय में पॉलिटिकल इश्यूज और घटनाक्रम उत्तराखंड में बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाले हैं। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करने के साथ ही अपनी बात कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।